हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जुलाई महीने के फर्स्ट वीक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको 1 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर हाल ही में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अजीत पवार। और अजीत पवार की पार्टी का नाम है एनसीपी, यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो अभी के समय जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, उनका नाम है एकनाथ शिंदे और इनकी पार्टी है शिवसेना। फिर इसके अलावा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र राज्य में, वो अब 2 हो चुके हैं, क्योंकि पहले से ही एक उप मुख्यमंत्री थे और अब अजीत पवार ने भी शपथ ले ली है। तो 2 लोग कौन कौन से हैं? एक तो हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और दूसरे अभी बने हैं अजीत पवार, जो कि हैं एनसीपी पार्टी से। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। 2 लोग अब इस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। आपको बताना है कि लॉजेन डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? लॉजेन डायमंड लीग जो है, ये एक एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हाल ही में हुई है और इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तो यहाँ पे जो डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई है, उसमें जो भाला फेंक इवेंट हुआ है, भाला फेंक में भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस इवेंट के अंदर जो भारत के नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने ही सबसे ज्यादा दूर भाला फेंका है। इन्होंने 87.66 मीटर दूरी पर भाला फेंक करके ये गोल्ड मेडल इस इवेंट के अंदर जीता है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि इसी साल इन्होंने एक और इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, वो था दोहा डायमंड लीग। तो दोनों में से कोई भी पूछा जाए, दोहा डायमंड लीग के अंदर भी भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये जो इंडेक्स है, ये साल भर में सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस में से एक होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये बताता है कि कौन से देश में कितनी शांति है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी हो चुका है और इसको किसने जारी किया है? इसको लंदन में बेस्ड एक संस्था ने जारी किया है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये लंदन के अंदर स्थित है और इसी संस्था ने वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को जारी किया है। इस सूचकांक में कुल मिलाकर के 163 देश हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 पर कौन सा देश है, यानी कि दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सा है, तो वो आपको बताना है आइसलैंड। फिर अगर हम भारत की बात करें, तो भारत कौन सेवें नंबर पर है? भारत इसमें 126वें नंबर पर है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इंडिया के रैंक। और सबसे आखिर में यानी कि 163वें नंबर पर, यानी कि जो दुनिया का सबसे अशांत देश है, वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि अभी यहाँ पर तालिबान का शासन है, तो इस कारण से ये 163 में सबसे आखिर नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की रैंक क्या है, तो आप इजीली कर सकते हैं 126। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट करंट अफेयर से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। जिस तरीके से भारत में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, भारत में फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को यही आयोजित करती है, उसी तरीके से दक्षिण एशिया के लेवल पर जो फुटबॉल को मैनेज करने वाली संस्था है, उसका नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो दक्षिण एशिया के लेवल पर हाल ही में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, फुटबॉल टूर्नामेंट, और इसमें भारत ने ये खिताब जीत लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट है, ये अब तक टोटल 14 बार हुआ है और 14 में से 9 बार भारत ने ही जीता है। तो भारत का ये 9वां खिताब है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर फाइनल में भारत ने कुवैत कंट्री को हरा दिया है। यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था।
तो इस टूर्नामेंट का आयोजन भी भारत के अंदर ही हुआ था। भारत में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर जो श्री कांतिरवा स्टेडियम है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया, बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बताना है कि भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कौन से शहर के अंदर किया गया है। तो वैदिक थीम वाला भारत का पहला पार्क बनाया गया है नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो सेक्टर 17 है, उसी के अंदर ये पार्क बनाया गया है, जो कि वैदिक कल्चर की थीम पर आधारित है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हाल ही में उन्होंने ही इस वैदिक पार्क का उद्घाटन किया है। आपको बता दूं कि इस पार्क को वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको वेद वन पार्क भी बोलते हैं, जो कि नोएडा के अंदर बनाया गया है। फिर अगला सवाल आपके सामने है, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय कब से प्रभावी हो गया है। तो एचडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों हाल ही में मर्ज हो गए हैं। एक्चुअल में जो एचडीएफसी बैंक है, इसने एचडीएफसी लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि अपने में मिला लिया है। तो ये जो मर्जर है, ये कब से प्रभावी हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मर्जर प्रभावी हुआ है 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023, पिछले साल अप्रैल महीने में इसकी घोषणा की गई थी और अभी ये मर्जर जो है वो हो चुका है। आपको बता दूं कि ये जो दोनों संस्थान हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर था। लेकिन अब जो एचडीएफसी लिमिटेड है, वो अब एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो चुका है और एचडीएफसी बैंक इस तरीके से अब पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक भी बन गया है बाजार पूंजीकरण के मामले में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हाल ही में बीसीसीआई ने निम्न में से किसे टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है। तो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य प्रायोजक बना लिया है, ड्रीम 11 को। आपको बता दूं, जो ड्रीम 11 है, ये भारत में एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इससे पहले तक जो एडटेक कंपनी है बायजूस, वो इसकी मुख्य प्रायोजक थी, लेकिन अब बायजूस की जगह ड्रीम 11 को भारत की टीम इंडिया के मुख्य प्रायोजक के तौर पर साइन किया गया है और ये 3 साल के लिए है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनमें से किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को 2 गुना कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। लेकिन जो गुजरात की सरकार है, उसने इस बीमा कवरेज को राज्य के अंदर 2 गुना करके कर दिया है 10 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। अभी के समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। ये क्वेश्चन समिट्स के बारे में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 4 जुलाई 2023 को एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने या फिर किस नेता ने की है। तो 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन जो है, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि 2023 में एससीओ की जो अध्यक्षता है, वो भारत के पास है। इसी कारण से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये जो मीटिंग है, ये वर्चुअल माध्यम में आयोजित की गई थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जो लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। सारे जो नेता हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया है। तो क्योंकि इस बार का जो सम्मेलन है वो वर्चुअल माध्यम में हुआ है, तो यहाँ पर ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी जगह पर ये सम्मेलन हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड फिर और चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि इसका थीम क्या था। तो 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। और सिक्योर का फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एस फॉर सिक्योरिटी, E for economic development, C for connectivity, U for unity, R for respect for sovereignty and territorial integrity और E for environmental protection। तो इसकी आपको थीम जरूर याद रखनी है, टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसी सम्मेलन के दौरान जो ईरान देश है, ईरान कंट्री जो है, वो उसने ऑफिशियली एससीओ को ज्वाइन कर लिया है और ये एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। तो शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा है, वो है ईरान।
इससे पहले 8 ही मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन अब एक नया कंट्री जुड़ गया है जिसका नाम ईरान है। और इस तरीके से एससीओ में 9 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं, जिनको आप यहाँ पर सभी कंट्रीज को देख भी सकते हैं। तो इंडिया ने इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इसके बाद 2024 में एससीओ का जो मेजबान होगा वो कंट्री होगा कजाकिस्तान। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। 2024 में एससीओ की मेजबानी कजाकिस्तान को दी गई है। तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एससीओ का 9वां मेंबर कंट्री बन गया है ईरान देश। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको बता दूं कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो एससीओ का हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग शहर के अंदर, जो कि यहाँ की राजधानी है। चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 2 जुलाई 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस रिवर फ्रंट पर भारत में निर्मित अक्सर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है। तो नदी के अंदर इस तरह का जो क्रूज है वो हाल ही में शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है अक्सर रिवर क्रूज। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया, इसको साबरमती रिवर फ्रंट पर यानी कि अहमदाबाद के अंदर शुरू किया गया है। तो इससे अहमदाबाद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये जो अक्सर रिवर क्रूज बनाया गया है ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा पीपीपी मॉडल पर 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत के अंदर ही बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संस्थाओं ने इसको मिलकर के बनाया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। तो इसको अहमदाबाद के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है ये ब्रिटेन की यूनिलीवर कंपनी की ही एक सहायक कंपनी है, जो कि भारत में रोजमर्रा के सामान बनाती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं रोहित जावा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जब इनको अपॉइंट किया गया था तो भी मैंने आपको बताया था और अब इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इनमें से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में उभरा है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे ज्यादा निर्यात किया है। ये पिछले वित्त वर्ष की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का निर्यात किया है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु ने पिछले वित्त वर्ष के अंदर $5.37 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान निर्यात किए थे और इस तरीके से तमिलनाडु राज्य ने अब यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले तक यूपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के निर्यात के मामले में सबसे नंबर 1 पर था, लेकिन अब तमिलनाडु इस मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। इसके पीछे कारण यह है कि हाल ही के वर्षों में कई सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने तमिलनाडु राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का उत्पादन शुरू किया है। जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पेगाट्रॉन नाम की कंपनी है, तो इन सभी ने तमिलनाडु के अंदर उत्पादन शुरू किया है और इसी कारण से तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी ने 3 जुलाई 2023 को किस एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डोपिंग क्या होता है, कई बार जो खिलाड़ी हैं वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि बैंड हैं, तो इसी को डोपिंग कहा जाता है और इसको रोकने के लिए भारत में जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इसी को शॉर्ट में नाडा के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और सेम इसी तरीके से साउथ एशिया लेवल पर यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर डोपिंग को रोकने के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है साराडो, SARADO। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हाल ही में नाडा ने साराडो के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका मेन मकसद क्या है, इस समझौते का मेन उद्देश्य है कि खेलों के अंदर डोपिंग को रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसी कारण से नाडा ने साराडो के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि हर साल जुलाई महीने का जो पहला शनिवार होता है, फर्स्ट जो शनिवार होता है, उस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इस बार ये कब हुआ है, इस बार ये 1 जुलाई को आयोजित किया गया है। तो इसी अवसर पर भारत में एक कांग्रेस का आयोजन किया गया था, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है
17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस। तो सहकारिता पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन 1 जुलाई को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के इस समय जो सहकारिता मंत्री हैं उनका नाम है अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं। यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में ब्रिटेन के अंदर यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 की अनाउंसमेंट की गई है और उसमें भारत के जो मशहूर मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, तो मैरी कॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जो पुट्टपर्थी नाम की जगह है, यहाँ पे साई हीरा नाम से एक ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर आने वाले समय में कई सारे आध्यात्मिक सम्मेलन और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, ये आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के अंदर बनाया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। एशियन गेम्स 2023 में भारोत्तोलन के अंदर कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। एशियन गेम्स 2023 जो है ये कोरोना वायरस के चलते पिछले साल होने थे लेकिन नहीं हो पाए थे, तो अभी ये होने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। यहाँ पे आप इसके लोगों में देख सकते हैं 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होने वाला है चीन के हंगझाऊ शहर के अंदर। तो इसमें जो भारोत्तोलन यानी कि जो वेटलिफ्टिंग का इवेंट होगा, उसके अंदर भारत के 4 खिलाड़ी जाएंगे, टोटल 4 खिलाड़ी। ये 4 खिलाड़ी कौन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से 2 तो महिला खिलाड़ी हैं और 2 पुरुष खिलाड़ी। 2 जो महिलाएं हैं उनके नाम है मीराबाई चानू और बिंदिया रानी देवी। मीराबाई चानू जो हैं वो 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेगी और बिंदिया रानी देवी जो हैं वो 55 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। और पुरुषों में ये 2 खिलाड़ी हैं अचिंता सेवली और के.एन. अजीत, दोनों लोग 73 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 4। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के कितने लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया है। तो लाइट हाउस क्या होते हैं, पुराने समय पर जब जीपीएस नहीं होता था तो जहाज़ों को नेविगेशन प्रदान करने के लिए लाइट हाउस जगह जगह पर बनाए जाते थे। अब इनका काम बचा नहीं है तो इनको टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में डेवलप किया जाएगा ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। तो भारत के अंदर टोटल 75 लाइट हाउसों का चयन किया गया है जिनको टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये जो अभियान है ये शुरू किया है भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। आपको बता दूं कि भारत के अंदर ऑलरेडी पहले 3 लाइट हाउसों को टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर डेवलप किया जा चुका है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो द्वारका में है गुजरात में, फिर दूसरा गोपनाथ के अंदर है और तीसरा वेरावल। तो इन 3 जगहों पर जो लाइट हाउस हैं उनको ऑलरेडी पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया जा चुका है और इन्हीं तीनों का पहले शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ये अभी गुजरात के द्वारका में थे, वहीं से इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है जिसमें भारत के 75 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया जाएगा। जुलाई से लेकर के सितंबर 2023 तक सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर क्या रखी गई है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उस पर 8% ब्याज मिलता है अभी के समय और वही बरकरार रखा गया है। हाल ही में भारत सरकार ने जो भारत की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें कुछ संशोधन किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 में बदलाव हुआ है। एक तो 2 ईयर का जो टाइम डिपॉजिट होता है उस पर पहले 6.9% ब्याज मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसके अलावा जो 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट होता है उस पर पहले 6.2% मिलता था, अब इसको 6.5% कर दिया गया है। तो यही 2 बदलाव हाल ही में हुए हैं जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में लागू हो गए। बाकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में 8% ब्याज मिलता था और इतना ही आगे भी अगले 3 महीनों में मिलता रहेगा। किसान विकास पत्र पर 7.5% है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पर 7.1% है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% है। इसी तरीके से आप अन्य भी देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अंदर देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया गया था, तो उसी के अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रख दी है। यानी कि ये जो सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, इसको एक सहकारी संस्था के माध्यम से रन किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये गुजरात के अंदर बनेगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के मेहसाणा के अंदर एक गांव है बोरीयावी नाम से, बोरीयावी गांव। तो इसी गांव के अंदर ये डेवलप किया जाएगा। और गुजरात के अंदर जो सागर डेयरी है, जो कि एक सहकारी संस्था है, उसी के द्वारा इसको 75 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का लोकार्पण किया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इन्होंने आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया था। जो रंपा विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह साल 1922 के अंदर, उसको अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। तो इनका जन्म जो है वो 4 जुलाई सन 1897 को हुआ था। 4 जुलाई सन 1897। तो इसी कारण से पिछले साल जब 4 जुलाई थी, तो उसी दिन पीएम मोदी के द्वारा 1 साल तक चलने वाले इनके 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया था। तो अभी इनकी 125वीं जयंती जो समारोह हुआ है, उसका समापन समारोह 4 जुलाई को आयोजित किया गया था हैदराबाद के अंदर, और इसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। मैंने आपको बताया ये हैदराबाद में थी। तो हैदराबाद से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के भीमावरम के अंदर ये अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का लोकार्पण किया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, कजाकिस्तान के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान जो देश है, ये मध्य एशिया का देश है। और अभी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्ष है वो कजाकिस्तान ही होगा। कजाकिस्तान को अध्यक्षता दी गई है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो भारत के अगले राजदूत होंगे डॉक्टर टी.वी. नागेंद्र प्रसाद। डॉक्टर टी.वी. नागेंद्र प्रसाद। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, इसने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से देश ऊर्जा के परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नए जो नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेस हैं उन पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग है 67। भारत को 67वां स्थान मिला है। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पर नंबर 1 देश कौन सा है? नंबर 1 देश है स्वीडन, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये देश को स्वस्थ रखने में डॉक्टर्स के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है और ये हर साल 1 जुलाई को होता है। 1 जुलाई को ये इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भारत के महान डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनकी जयंती भी 1 जुलाई को होती है और इनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही हुई थी। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे वो भारत के एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, आपको बता दूं साल 1961 को इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा सम्मान है। तो इन्हीं के सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में हर साल मनाया जाता है। अब इसी के साथ देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। आप देखेंगे 1 जुलाई को ही 4 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये हर साल फिक्स नहीं होता है, जो भी जुलाई का पहला शनिवार होता है उसी दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये 1 जुलाई को पड़ा है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, ये भी 1 जुलाई को होता है। और भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। इसी कारण से जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को होता है। फिर 4 जुलाई को जो अमेरिका है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस ऐसी बीमारियों को बोला जाता है जो कि
जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में संचार मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अलायंस का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत के संचार मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक नए अलायंस की शुरुआत की है जिसका नाम है भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस या फिर इसको शॉर्ट में बोलेंगे B6GA। इसका मेन मकसद है जो दुनिया भर के अन्य वैश्विक गठबंधन है 6G के लिए, उनके साथ में तालमेल बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आप जानते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसको 5G बोलते हैं, वो अभी भारत में कुछ ही शहरों के अंदर शुरू हुआ है। देश के अन्य शहरों में इसको धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। तो अभी तो 5G ही भारत के अंदर लाया गया है, लेकिन 2030 तक भारत की योजना है कि भारत में 6G को भी शुरू किया जाए। तो उसी के लिए एक अलायंस शुरू किया गया है जो क्या करेगा, दुनिया भर के जो अन्य अलायंस हैं 6G के लिए, उनके साथ में तालमेल बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो B6GA शुरू किया गया है, यानी कि भारत 6G अलायंस। निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पेन नाम की एक संस्था है जो कि ब्रिटेन के अंदर बेस्ड है, तो उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये एक साहित्यिक सम्मान है, पेन पिंटर पुरस्कार। तो 2023 में ये दिया गया है माइकल रोसन को। माइकल रोसन जो है ये एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, खास करके बच्चों की कविताएं लिखने के लिए फेमस हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उनकी बिक्री के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई सरस। ई सरस नाम का जो मोबाइल ऐप है, ये भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उनकी बिक्री के लिए लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि इसके लिए नई दिल्ली के अंदर एक ई सरस पूर्ति केंद्र भी बनाया गया है। ई सरस पूर्ति केंद्र नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है और ये केंद्र क्या करेगा, जो भी ई सरस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या फिर ई सरस का जो पोर्टल है उसके ऊपर जो भी लोग खरीदेंगे कोई भी सामान, तो उन सभी सामानों की पैकेजिंग करना हो, प्रसंस्करण हो या फिर शिपिंग, वो सारा कुछ नई दिल्ली के इसी ई सरस पूर्ति केंद्र के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि ई सरस मोबाइल ऐप जो है, इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके द्वारा शुरू किया गया है। एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में एशिया लेवल पर स्क्वैश में मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत की जोड़ी ने, जिनमें एक है दीपिका पल्लिकल और दूसरे हैं हरिंदर संधू। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू की जोड़ी ने एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? ये चीन के अंदर आयोजित की गई थी। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट के अंदर भी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की बात की गई थी और अब इस मिशन की शुरुआत कर दी गई है। तो ये मिशन है क्या? जो सिकल सेल डिसीज होती है, जो सिकल सेल रोग होता है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ये रक्त संबंधी आनुवंशिक बीमारी है और इससे ज़्यादातर भारत के जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो प्रभावित होती है। तो इसको साल 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी कारण से ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसको कहाँ से शुरू किया गया है ये पूछा गया है। इसको मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू किया गया है। सो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अब इस मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि 1 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। ये जो मिशन है इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके हिस्से के रूप में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन मोड के अंदर इसको चलाया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के आनुवंशिक प्रसार को खत्म करना है। तो ये एक रक्त संबंधी आनुवंशिक बीमारी है जिसको 2047 तक भारत सरकार ने खत्म करने का टारगेट रखा है।
इस मिशन के अंतर्गत अगले 3 सालों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। अगले 3 सालों में इसके तहत 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है, ये भारत के 17 हाई रिस्क स्टेट्स के अंदर क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत के 17 जो सबसे उच्च जोखिम वाले राज्य हैं, वहां पर इस मिशन को चलाया जा रहा है मिशन मोड में। तो ये आपको याद रखना है इस मिशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत की जो सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति है, उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजीत अगरकर, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब इनको सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा मंत्रालय ने 2 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर आप डोर्नियर विमान को देख सकते हैं, और ये जो डोर्नियर विमान है, इसको कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल इन जहाज़ों को इस्तेमाल करेगी। तो ये जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं, ये कौन बनाएगा? इसको बनाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। लेकिन ये जो विमान बनाए जाएंगे, इनको कानपुर के अंदर इनको बनाया जाएगा। कानपुर में HAL का जो केंद्र है, वहां पर इसको बनाया जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस में ये इस साल की 9वीं फार्मूला 1 रेस थी, और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। आपको बता दूं, अभी तक जो 9 फार्मूला 1 रेस हुई हैं, उसमें से सर्वाधिक 7 रेस को मैक्स वर्स्तापन ने ही जीता है। इसके अलावा जो दो रेस बच जाती हैं, उनको आपको जरूर याद रखना है। वो कौन सी रेस है? एक तो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और दूसरी है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। और इन दोनों रेस को एक ही खिलाड़ी ने जीता है, जिनका नाम है सर्जियो पेरेज। तो इस तरीके से अगर आप सर्जियो पेरेज के बारे में याद रखते हैं कि इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, तो इसके अलावा जो भी आएगा उसको आप आसानी से मैक्स वर्स्तापन लगा सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसको चुना गया है? FAO जो है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है जो कि रोम के अंदर है। इटली की राजधानी रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके जो महानिदेशक वर्तमान समय में हैं, उनका नाम है क्यू डोंग्यू, और ये चीन देश से आते हैं। तो इन्हीं को एक बार फिर से सेकेंड टर्म के लिए FAO का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? क्यू डोंग्यू। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, कोयला क्षेत्र में काम करती है, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं PM प्रसाद। PM प्रसाद से पहले थे प्रमोद अग्रवाल, लेकिन अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं PM प्रसाद। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा विभाग है, उसी ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जारी किया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये जो सूचकांक है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें टोटल 1000 में से, इसमें कुल जो पूर्णांक है वो है 1000। 1000 में से भारत के हर एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को स्कोर दिया जाता है। जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा उसका ग्रेड जो है उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इसका स्कोर भारत में सबसे ज़्यादा है। तो इसका स्कोर कितना है 1000 में से? 1000 में से है 659। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर मैं एक इमेज दिखाता हूँ, इससे आप इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, भारत के अंदर स्कूली शिक्षा प्रणाली को रैंक करने के लिए ये जारी किया जाता है। इसमें
टोटल 1000 में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को कितना स्कोर मिला है, उसके आधार पर ये 10 ग्रेड दिए जाते हैं। अगर 941 से 1000 के बीच में स्कोर आता है तो उसको दक्ष बोला जाएगा। इसी तरीके से अन्य हैं, जैसे कि फिर उसके बाद है उत्कर्ष, उसके बाद है अति उत्तम, फिर प्रचेष्टा 1 2 3 है, और आखिर में है आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऊपर के 3 ग्रेड हैं, यानी कि जो हाईएस्ट 5 ग्रेड है, 5 ग्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुआ है। यानी कि भारत में कोई भी ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका जो स्कोर है वो 701 से ज़्यादा हो। सभी का स्कोर 701 से कम ही है। जैसे कि चंडीगढ़, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ जो है उसका स्कोर है 659, और सेकंड नंबर पर जो है वो है पंजाब। पंजाब का स्कोर है 647। तो इस तरीके से जो भारत में टॉप राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सबसे पहले आता है चंडीगढ़ और दूसरे पर पंजाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रचेष्टा 2 के अंदर ये जो प्रचेष्टा 2 ग्रेड है, ये भारत के 2 राज्यों फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला है। इनमें एक चंडीगढ़ है और दूसरा पंजाब है। फिर प्रचेष्टा 3 के अंदर भारत के 6 राज्य या फिर यूटी शामिल हैं। आकांक्षी 1 के अंदर 13, आकांक्षी 2 के अंदर 12 और आकांक्षी 3 के अंदर 3। तो इसी तरीके से यहाँ पर भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया गया है। यहाँ पर आप राज्यों की लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में, कौन से ग्रेड में कौन कौन से राज्य आए हैं। तो इनमें आपको यही मेन याद रखना है, प्रचेष्टा 2 के अंदर चंडीगढ़ और पंजाब हैं, और इनमें भी चंडीगढ़ जो है इसका स्कोर हाईएस्ट है। निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है? आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े जो भी वैश्विक संकट हैं उनका तत्काल समाधान ढूंढने के लिए, और जो भी दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप को बनाया गया था मार्च 2022 के अंदर। तो हाल ही में क्या हुआ है, इस ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में भारत भी शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का हाल ही में आयोजन किया गया था, और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया के बुसान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो दक्षिण कोरिया ही आप याद रखिए, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और इसको भारत ने जीत लिया है। भारत ने इसको जीत लिया है और यहाँ पर भारत ने फाइनल में ईरान कंट्री को हरा दिया है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो एशिया लेवल पर कबड्डी चैंपियनशिप हुई है ये अब तक 9 बार हुई है, और 9 में से 8 बार इसको भारत ने ही जीता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, यानी कि भारत ने इस बार भी इसको जीत लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का जब ऐसे तरीके से उत्पादन किया जाए कि उस तरीके में किसी भी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन ना हो तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो कि नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ये जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किया था भारत के जो विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं यानी कि R.K. सिंह ने। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये भारत में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए काम करता है और इसका गठन किया गया था साल 2010 में। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन साल 2010 के अंदर किया गया था और अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इनकी जगह पर जब तक किसी अन्य व्यक्ति को परमानेंट इसका अध्यक्ष बना नहीं दिया जाता है तब तक के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति C.O. कुमार सिंह को। न्यायमूर्ति C.O. कुमार सिंह जो हैं वो NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि भारत में फुटबॉल के लिए जो संस्था है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन,
अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। तो इसके द्वारा हर साल जो भारत के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, जिन्होंने पूरे साल के दौरान सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया होता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो 2022-23 सीजन के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं लालियानजुआना चांगते। लालियानजुआना चांगते। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरीके से महिलाओं में किसको चुना गया है? तो महिलाओं में चुना गया है मनीषा कल्याण को। मनीषा कल्याण को चुना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनीषा कल्याण। 2022 के अंदर भी यही विजेता थी, यानी कि पिछले साल भी यही विजेता थी और इस बार भी इन्हीं को चुना गया है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो एनुअल अवार्ड्स हाल ही में दिए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है लालियानजुआला चांगते को। महिलाओं के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मनीषा कल्याण को। एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी कि जो भारत में उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनमें पुरुषों में सम्मान दिया गया है आकाश मिश्रा को और महिलाओं में यही सम्मान दिया गया है सिलजी साजी को। तो कम से कम आप ये 4 याद रखिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तो ऊपर के 2 हैं, लेकिन ये 4 भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में एक अभ्यास हुआ है बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास, जिसको बोलते हैं साल्वेक्स। तो साल्वेक्स नाम का जो अभ्यास हाल ही में हुआ है, इसका 7वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोच्चि। केरल के कोच्चि शहर के अंदर हाल ही में ये अभ्यास हुआ है साल्वेक्स नाम से। और ये कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है? ये भारत और अमेरिका की नेवी के बीच में आयोजित किया गया है। तो ये दोनों कंट्री का कौन सा अभ्यास है? बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास है, जिसका 7वां संस्करण हाल ही में कोच्चि के अंदर आयोजित किया गया है। इसमें जो भारत का जहाज गया था उसका नाम भी याद रखिए। भारत के जहाज का नाम था INS निरीक्षक। INS निरीक्षक। इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए शुरू किए गए उत्सव का क्या नाम है? तो इंटरनेट की पावर का जश्न मनाने के लिए हाल ही में भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि दूरसंचार विभाग, उसने माईगॉव के सहयोग से एक उत्सव शुरू किया है जिसका नाम है भारत इंटरनेट उत्सव। भारत इंटरनेट उत्सव। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो भारत इंटरनेट उत्सव शुरू किया गया है, इसके तहत देश भर के जो नागरिक हैं वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 मिनट का अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसमें उनको बताना है कि इंटरनेट के द्वारा उनके जीवन में कौन से परिवर्तन आए हैं, इंटरनेट ने लोगों के जीवन में कौन से बदलाव लाए हैं, उसी के बारे में विचार शेयर करने के लिए ये शुरू किया गया है भारत इंटरनेट उत्सव। हाल ही में एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है थ्रेड्स। आपको बताना है इसका मालिक कौन है। तो थ्रेड्स नाम से हाल ही में एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत की गई है। जिस तरीके से ट्विटर है उसी के जैसा थ्रेड्स भी है। तो यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं और इसको लॉन्च किया है मेटा प्लेटफॉर्म्स ने। मेटा प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत ही आप जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम आते हैं, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी मालिक मेटा प्लेटफॉर्म्स है और इसी कंपनी ने थ्रेड्स नाम का ऑनलाइन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सेवा की भी शुरुआत कर दी है। 7 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अब तक टोटल 31 देशों के साथ में चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन्हीं में से जो लेटेस्ट कंट्री बना है वो है पनामा। पनामा जो देश है ये लैटिन अमेरिका का एक देश है और इसके साथ में हाल ही में भारत ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये चौथा लैटिन अमेरिका का देश है जिसके साथ में भारत ने ऐसा समझौता किया है, क्योंकि इससे पहले भारत लैटिन अमेरिका में ही चिली, ब्राज़ील और मैक्सिको के साथ में भी इसी तरीके का समझौता कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो के अंदर जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि राजीव कुमार, उन्हीं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पनामा गया था और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारत की जो जूनियर महिला हॉकी टीम है उसके हेड कोच बन गए हैं तुषार खांडेकर। ये भारत के पूर्व हॉकी कैप्टन हैं और इनको हाल ही में मुख्य कोच बना दिया गया है जूनियर महिला हॉकी टीम का। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू करने की घोषणा की है?
तो वनवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मो जंगल जामी योजना, और इसको शुरू किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा के द्वारा ये जो मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि राज्य के जो भी आदिवासी समुदाय हैं और राज्य के जो ऐसे लोग हैं जो कि वनों में रहते हैं, उनके वन अधिकारों को बढ़ावा देना। तो फॉरेस्ट राइट्स को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो इसी साल मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2023 को एक नई योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना। और इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो अधिकतम 2 लाख रुपए निवेश कर सकती हैं। मैक्सिमम 2 लाख रुपए इसमें महिलाओं के द्वारा निवेश किया जा सकता है और इस पर उनको एक निश्चित ब्याज दर मिलेगी 7.5%। 7.5% का इसमें ब्याज मिलता है। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है अभी तक सिर्फ जो भारत के 1.59 लाख डाकघर हैं उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। लेकिन अब भारत का पहला बैंक जिसने सर्टिफिकेट को प्रदान करना शुरू किया है वो है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। सो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम आपको याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक बना है जिसने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट प्रदान करना शुरू किया है। यहाँ पर आप इस पूरी योजना के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है इसको 2 साल के लिए शुरू किया गया है। देश भर के 1.59 लाख डाकघरों के माध्यम से इस योजना को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में 7.5% की निश्चित ब्याज दर है, यानी कि 7.5% ब्याज मिलता है। 2 साल के लिए इसमें जो महिलाएं हैं वो अधिकतम 2 लाख रुपए निवेश कर सकती हैं। इस बार के बजट में इसके बारे में अनाउंस भी किया गया था। 27वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है। तो सीनियर लेवल पर महिलाओं का जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हाल ही में हुआ है उसको तमिलनाडु के टीम ने जीता है। तो राष्ट्रीय स्तर का ये महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसको तमिलनाडु ने जीत लिया है और इसने फाइनल में हरियाणा को हरा दिया है। फिर अगले सवाल में पूछा गया है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो भारत में बास्केटबॉल के लिए जो संस्था है उसको बोलते हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं आधव अर्जुन। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आधव अर्जुन तो इसके अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अगर आपसे महासचिव पूछा जाए तो इसी संस्था के महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है कुलविंदर सिंह गिल को। हालांकि अध्यक्ष का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप याद रखिए आधव अर्जुन इसके अध्यक्ष बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये भारत की एक सरकारी बैंक है और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित है। तो अभी इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनसे पहले थे संजीव चड्ढा, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। यूकी भांबरे का संबंध कौन से खेल से है। तो यूकी भांबरे जो हैं ये भारत के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये हाल ही में चर्चा में क्यों थे, क्योंकि एक टूर्नामेंट हुआ है टेनिस का टूर्नामेंट जिसका नाम है मल्लोर्का ओपन। मल्लोर्का ओपन 2023 हाल ही में टूर्नामेंट हुआ है और इसके अंदर इन्होंने जो मेंस डबल्स इवेंट हुआ है उसको जीत लिया है। मेंस डबल्स को इन्होंने जीत लिया है और ये इनके करियर का पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब है। ये यूकी भांबरे के करियर का पहला एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल है। तो इसी कारण से ये हाल ही में न्यूज में थे। इन्होंने जिनके साथ मिलकर के ये टूर्नामेंट को जीता है, यानी कि इनके जो जोड़ीदार थे उनका नाम है वो दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं और उनका नाम है लॉयड हैरिस। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी टीम ने वैश्विक शतरंज लीग यानी कि ग्लोबल चेस लीग के पहले संस्करण का खिताब जीता है। तो ग्लोबल चेस लीग जो है ये फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज में पहली बार इस तरह की लीग शुरू की गई है। यानी कि जिस तरीके से आईपीएल होता है, कई सारी टीमें होती हैं, उसी तरीके से शतरंज के अंदर भी इसी तरह की लीग शुरू की गई है। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसके पहले संस्करण का खिताब जीता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स नाम की टीम ने। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
इस टूर्नामेंट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहली बार हुआ है। 21 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच में दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पहला ग्लोबल चेस लीग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? दुबई के अंदर। इसमें टोटल 6 टीमें बनाई गई थी। आप यहाँ पर इनके नाम भी देख सकते हैं। हालांकि इनमें 2 ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है और इसने फाइनल में अपग्रेड मुंबा मास्टर्स को हरा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन किसने किया था, तो फिडे, जो कि शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने भारत के टेक महिंद्रा के साथ में मिल करके इसकी शुरुआत की है पहली बार। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी वो संस्था है जिसने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 27वां अंक जारी किया है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये भारत की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी देता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये भारत की जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, उसके द्वारा साल में 2 बार जारी की जाती है। तो हाल ही में इसका 27वां अंक जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 जुलाई 2023 को यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यूएई और इंडिया के बीच में जो आर्थिक शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है वो अबू धाबी में आयोजित किया गया। यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो राजधानी है अबू धाबी, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है यूएई कंट्री के जो यूएई कंट्री में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम संजय सुधीर है, और उन्होंने इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है। आपको बता दूं कि पिछले साल ही यानी कि साल 2022 के अंदर भारत और यूएई के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था। किस राज्य की सरकार ने शहरी जल निकायों के विकास के लिए अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो अमा पोखरी योजना क्या है? इसके तहत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और इसमें क्या होगा, राज्य के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जल निकाय हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि जो तालाब हैं, उनका विकास किया जाएगा। तो अमा पोखरी योजना को ओडिशा राज्य की सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत टोटल 115 शहरी क्षेत्रों के अंदर 2000 से भी ज़्यादा जो वाटर बॉडीज हैं उनका विकास किया जाएगा और उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ओडिशा की सरकार ने इसको शुरू किया है, अमा पोखरी परियोजना। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो यूक्लिड मिशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूक्लिड मिशन के अंदर एक टेलीस्कोप भेजा गया है जिसका नाम यूक्लिड ही है। एक गणितज्ञ थे यूरोप के जिनका नाम था यूक्लिड, और उनको ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। तो यूक्लिड जो गणितज्ञ थे उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम भी रखा गया है। तो इसमें ये जो टेलीस्कोप भेजा गया है ये क्या करेगा, ब्रह्मांड के 2 मूल घटकों यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाएगा। डार्क मैटर के बारे में थ्योरी ये है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा जो है वो डार्क मैटर से ही बना है। ये अदृश्य होता है लेकिन इसी से ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बना हुआ है। और डार्क एनर्जी जो है ये वो रहस्यमय शक्ति है जिसके जरिए जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है। आप जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो एक थ्योरी के तहत लगातार इसका एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि विस्तार हो रहा है। तो जिस शक्ति से इसका विस्तार हो रहा है उसी को डार्क एनर्जी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड के इन 2 रहस्यमय घटकों का पता लगाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूक्लिड मिशन। तो वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि यूक्लिड मिशन से यानी कि इस टेलीस्कोप के जरिए हमें पता लग सकता है कि ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है और इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके पीछे कौन सी एनर्जी है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये जो मिशन है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, लेकिन इसको लॉन्च करवाया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसी से अमेरिका के फ्लोरिडा से हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन से परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थापित किया गया है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एटॉमिक पावर स्टेशन बोलते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में ऐसे टोटल 7 प्लांट हैं, उन्हीं में से एक है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पे है? ये है गुजरात के अंदर। गुजरात के सूरत में
ये तापी नदी के किनारे बनाया गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के अंदर अभी के लिए टोटल 3 यूनिट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। इनमें से जो 2 हैं वो पहले ही बनाई गई थी, उनको कनाडा की हेल्प से बनाया गया था। लेकिन जो तीसरी यूनिट है जो कि 700 मेगावाट की है, उसको भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली के उत्पादन के लिए जो मेन संस्था है उसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसी के द्वारा ये 700 मेगावाट का जो तीसरी यूनिट है उसको स्थापित किया गया है और ये भारत के द्वारा भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसी तरीके से भारत में 16 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना है। ये सभी 700 मेगावाट के होंगे और इनको NPCIL के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो उनमें से जो पहला है तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में। यहाँ पर हम लोग परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि भारत में टोटल 7 एटॉमिक पावर स्टेशन आज के समय मौजूद हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं और कौन से हैं, इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इनमें से 4 तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही लिखे हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर है। फिर कुंदनकुलन परमाणु ऊर्जा स्टेशन और कल्पक्कम जो एटॉमिक पावर प्लांट है, ये दोनों के दोनों हैं तमिलनाडु के अंदर। और जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये है गुजरात के अंदर। तो ये तो 4 हो गए। इनके अलावा 3 और कौन से हैं? उनमें से एक है रावत भाटा। रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो है राजस्थान के अंदर। फिर इसके अलावा एक है नरौरा, यह है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो अगला है वो है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो यही वो भारत के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताने हैं। फाइनली हम लोगों ने जुलाई महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।